हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज तारीख है 19 जनवरी 2023। अखबार है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। आज हम देखते हैं कि आज के इस न्यूज़पेपर में प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी खबरें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद फिर हम उन की पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बेहद ही ज़रूरी हैं। और अब बात करते हैं कि अभी 4 महीने बाद यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, 2023 का प्री होना है, तो 14 मई को ये एग्ज़ाम होना है। तो अब जो खबरें आएंगी और 31 जनवरी से आपका बजटकालीन सत्र भी चालू होने वाला है, तो अब जो खबरें आएंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी प्री के नज़रिए से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस न्यूज़ एनालिसिस की। तो पहली खबर है, पहलवानों के संगीन आरोपों से हिला खेल जगत। देखिए, ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और एशियन गेम्स पदक विजेता और ओलंपियन विनेश फोगाट ने बुधवार को जंतर मंतर में धरने के दौरान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ये जो अध्यक्ष हैं ये कई सालों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं और लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर में भाग ले चुकी कई महिला पहलवानों का कोचों ने शोषण भी किया है। कुछ कोच ऐसे भी हैं जो पहलवानों से संपर्क करते हैं और फिर उन्हें बाद में WFI अध्यक्ष तक पहुंचाते हैं। और मैंने इस तरह के शोषण का सामना नहीं किया, लेकिन इस धरने में बैठी कुछ महिला पहलवानों के साथ भी ऐसा हो चुका है। और उन्होंने दावा किया है कि ब्रजभूषण के इशारे पर WFI के अधिकारियों से जान से मारने की धमकी मिली थी, है ना। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो प्रधानमंत्री हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह है, इनसे बोला गया है कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए और आगे आप बताइए कि इसमें आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, अभी यही न्यूज़ है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें होना क्या है, तो अभी देखिए यहाँ पे न्यायिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है ना। तो पहले न्यायालय से कोई डिसीजन आएगा, उसके बाद जो कंक्लूजन निकलेगा हम उस पर बात करेंगे। तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है कि ये मैटर चल रहा है और इसमें जो न्यायालय जो टिप्पणी देगा उस पर हम एनालिसिस करेंगे। और इसमें हम कभी भी इस तरह के विवादों में या इस तरह के टॉपिक में हम कभी भी अपना एक तरफा विचार नहीं रख सकते। एक तरफा विचार का मतलब होता है कि मेरी अपनी निजी सोच क्या है, क्योंकि हम सभी UPSC एस्पिरेंट हैं, तो हम कभी अभी अपनी निजी सोच से नहीं चल सकते। हमें पूरा तटस्थ भाव से काम करना है, हमें पूरा तटस्थ होकर देखना है, यानी कि हमें न्यूट्रलिटी के साथ में देखना है, न्यूट्रल होकर देखना है कि ये पूरा मुद्दा क्या है, इसमें किस पक्ष की गलती है, किस पक्ष की गलती नहीं है, न्यायालय का क्या हस्तक्षेप है और न्यायालय ने अपना क्या निर्णय दिया। तो हमें बात उस पर करनी है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 को चुनाव। तो देखो, चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, तो मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। तीनों राज्यों में मतों का गिनती 2 मार्च को होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। उत्तर पूर्व के तीनों राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं। करीब 62 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। त्रिपुरा में विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को, मेघालय में 15 मार्च को और नागालैंड में 12 मार्च को खत्म हो रहा है। तो ये आपको डेट याद रखनी है और किस विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार यूपी पीसीएस प्री में इससे रिलेटेड सवाल आए थे कि इस विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो उसमें आया था फिर, या फिर इस निम्नलिखित में से किस विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हैं। तो इस तरह से आपसे ऑप्शन पूछेगा, तो इस तरह से आपको ये नोट डाउन करते रहना है। फिर अगली खबर है, भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है सिमी, केंद्र। तो देखो, केंद्र सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध को सही ठहराते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के सिमी के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया जा सकता। केंद्र ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन के कार्यकर्ता अभी भी विघटनकारी गतिविधियों में शामिल हैं जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह बातें सिमी पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में कही है। केंद्र के वकील ने कहा कि सिमी पर प्रतिबंध जारी है और याचिकाकर्ताओं ने प्रतिबंध व उसे जारी रखने को चुनौती दी है। एक याचिकाकर्ता HA सिद्दीकी की याचिका के जवाब में केंद्र ने यह हलफनामा दाखिल किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एक के वकील ने कहा कि वह केंद्र के दाखिल हलफनामे को देखेंगे। दोनों पक्ष के अनुरोध पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले माह तक के लिए टाल दी और केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि सिमी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। सिमी पर पहली बार प्रतिबंध 2001 में लगाया गया था।
लेकिन गतिविधियां जारी रहने पर प्रतिबंध आगे बढ़ाया जाता रहा और प्रतिबंध की ताजा अधिसूचना 31 जनवरी 2019 की है। सरकार ने कहा कि इतने वर्षों से प्रतिबंध के बावजूद सिमी विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपनी गैर कानूनी गतिविधियां जारी रखे हुए है और सिमी पर प्रतिबंध सिर्फ इसके सदस्यों द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर नहीं लगाया गया है, बल्कि सिमी का अपना खुद का उद्देश्य गैर कानूनी और देश की संप्रभुता व अखंडता को चुनौती देने वाला रहा है। केंद्र ने कहा कि सिमी के कार्यकर्ता आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे। इन सदस्यों की विभिन्न गवाही और सह अभियुक्तों ने पहचान की है और इनकी निशानदेही पर सिमी का साहित्य बरामद किया गया और सरकार ने कहा है कि संगठन के कार्यकर्ता अपने सहयोगियों के साथ नियमित संपर्क में है और अन्य देशों में स्थित उनके आका व उनके कार्यकर्ता भारत में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। और सरकार ने यह भी कहा कि सिमी पर 27 सितंबर 2001 से प्रतिबंध है। सिर्फ थोड़ी सी अवधि को छोड़कर सिमी कार्यकर्ता लगातार मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, हथियार व गोला बारूद प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो विघटनकारी और भारत की संप्रभुता व अखंडता को खतरे में डालने में सक्षम है ना। तो अब ये देखिए, अब ये जो कोर्ट में चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, केंद्र ने अपने पक्ष को रखा और सिमी ने अपने पक्ष को रखा। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इस पे कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। तो वो जो डिसीजन आएगा हमें उस पर काम करना है। तो अभी आपको ये मामला ध्यान में रखना है कि ये कुछ चल रहा है और ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है यूपीएससी जीएस पेपर 3 का। तो आपको याद रखना है और जब इसका कोई फाइनल कंक्लूजन आएगा तब हम इस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से और इस संगठन के बारे में भी जानेंगे कि सिमी आखिर है क्या। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है, अतिरिक्त ईवीएम के लिए कैबिनेट ने 1300 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। तो ये चुनाव का है। तो ईवीएम आप जानते ही हैं कि ईवीएम पे अक्सर ये लगता रहता है आरोप कि केंद्र सरकार जो है इसमें अपना जालसाजी करती है और उसके बाद फिर चीटिंग करके जीतती है। तो ये बात की बात है। तो अभी हम देखेंगे चुनाव के वक्त। और विकीपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोत पूरी तरह भरोसेमंद नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लोगों से एकत्र जानकारी और यूजर्स के संपादन मॉडल पर आधारित विकीपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोत पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है और भ्रामक सूचनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने कहा कि वे ऐसे प्लेटफॉर्म की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं जो विश्व भर में मुफ्त में ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, लेकिन साथ ही कानूनी विवादों के समाधान में ऐसे स्रोतों के इस्तेमाल के प्रति आगाह भी किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों और न्यायिक अधिकारियों को वकीलों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास करना चाहिए कि वे ज़्यादा विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोत पर भरोसा करें। पीठ ने ये टिप्पणियां फर्स्ट शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के तहत आयातित ऑल इन वन इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप कंप्यूटर के सही वर्गीकरण से जुड़े केस के फैसले में की। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों खासकर सीमा शुल्क आयुक्त ने अपने निष्कर्षों की पुष्टि के लिए विकीपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोतों का विस्तार से हवाला दिया था। और शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने 2010 में एक फैसला सुनाते समय कॉमन लॉ मैरिज की परिभाषा के लिए विकीपीडिया का हवाला दिया था। जस्टिस काटजू ने 4 बिंदुओं वाले दिशा निर्देश बनाने के लिए विकीपीडिया पर उपलब्ध जानकारी को आधार बनाया और फैसला सुनाया कि लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 के तहत शादी की प्रकृति में रिलेशनशिप के तहत तरह वर्गीकृत करने के लिए इसे पूरा करना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, चाहे कोई सी भी कोर्ट हो, अगर आप डिसीजन दे रहे हैं तो डिसीजन के लिए आप जो है विकीपीडिया को आप मेन सोर्स नहीं मान सकते। आपको ऑथेंटिक सोर्स लाना पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी के साथ में, जो उस केस से रिलेटेड किसी भी वाक्यांश को प्रस्तुत कर रहा हो। तो विकीपीडिया जो भी होता है, हमें देखते हैं कि इसमें हमें एडिटिंग की भी सुविधा दी जाती है ना, तो हम एडिट करके अपने हिसाब से भी जानकारी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इससे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर कोई दूसरा पाठक है जिसको किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है और वो इस तरह की विकीपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से वो अगर कुछ रीड करने की कोशिश करता है तो उसको क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलर होती है सोसाइटी में और सोसाइटी से फिर ये राज्य से फिर ये देश में, इस तरह से ये एक तरीके का मुद्दा बन जाता है जिसको हैंडल करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती का काम हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होंगे, ऑथेंटिसिटी होगी उसमें, तो आपको न्याय करने में भी आसानी रहेगी और आप उनको आसानी से प्रमाणिक तौर पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑथेंटिसिटी पर ध्यान देना है, ना कि विकीपीडिया पर पूरी तरह से रिलायबल हो जाना है। अब अगली खबर की बात करते हैं। तो अगली खबर है, जैन स्थल सम्मित शिखर तीर्थ स्थल ही रहेगा, पर्यटन केंद्र नहीं बनेगा। ये आप देख ही रहे हैं कि जैन स्थल जो है काफ़ी टाइम से विषय बना हुआ है कि ये पर्यटन नहीं होगा, पर्यटन स्थल नहीं बनेगा। इसके कारण बताए गए कि यहाँ पे जो लोग आएंगे मांस मदिरा का सेवन करेंगे, इस तरह से जो है इन लोगों को हम नहीं अनुमति दे सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने पर्यटन को बनाने के लिए, पर्यटन केंद्र बनाने के लिए मना कर दिया। तो ये उसी से रिलेटेड मुद्दा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है हमारा
उससे रिलेटेड है, आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। और ये हमारा जो अगली न्यूज़ है वो भारत और मालदीव के संबंध पे बेस्ड है। तो हम बात करते हैं इस न्यूज़ की। पहले सबसे पहले इसको हम क्लियर करते हैं कि इसका मतलब क्या है इस संबंध का। तो देखिए, भारत और मालदीव अच्छे पड़ोसी और सशक्त साझेदार। जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और मालदीव अच्छे पड़ोसी और सशक्त साझेदार हैं। दोनों ही देश मिलकर इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी साझा करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए दोनों देशों की 3 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं। बुधवार को वह मालदीव पहुंचे। जयशंकर के विदेशी समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने उनका स्वागत किया। शाहिद के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि हम अच्छे पड़ोसी और मजबूत साझेदार हैं। हम सतत विकास और प्रगति के लिए मिलजुल कर प्रयासरत हैं, लेकिन हमारी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रखने की साझा जिम्मेदारी भी है। अब्दुल्ला शाहिद ने ट्विटर पर जयशंकर के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, भारत के विदेश मंत्री और मेरे प्यारे मित्र का मालदीव में स्वागत है। भारत मालदीव साझेदारी के माध्यम से दी गई विकासात्मक सहायता के प्रभाव को देखने के लिए वह यहाँ है। और विदेश मंत्री जयशंकर मालदीव में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और वह राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से भी मुलाकात करेंगे। मालदीव और श्रीलंका दोनों हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसी हैं और प्रधानमंत्री के नेबरहुड फर्स्ट के दृष्टिकोण में विशेष स्थान रखते हैं। भारतीय विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता और समझौतों की उम्मीद है। तो हम देखेंगे किस पर क्या होगा। और विदेश सचिव क्वात्रा भूटान दौर पर डोकलाम पर भी बातचीत करेंगे। तो ये इसका जो कंक्लूजन है हम उस पर देखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि भारत और मालदीव संबंध क्या है। तो भारत 1965 में अपनी स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। भारत और मालदीव पुरातनता में डूबे हुए जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं और घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी संबंधों का आनंद लेते हैं। भारत और मालदीव के बीच संबंध परंपरागत रूप से मधुर रहे हैं। हालांकि अब्दुल्ला यामीन की अध्यक्षता 2013 से 18 के दौरान द्विपक्षीय संबंध विशेष रूप से चाइना के साथ मालदीव के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के साथ तेजी से बढ़ रहे थे। मालदीव लगभग 1192 द्वीपों का एक हिंद महासागर द्वीप समूह जो भूमध्य रेखा के पार फैला हुआ है। मालदीव अपने रेतीले समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यह एक पर्यटक स्वर्ग है। तेजी से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री लेन के पास इसका स्थान, जिसके माध्यम से दुनिया के अधिकांश तेल का परिवहन किया जाता है, इसने द्वीप समूह के विशाल सामरिक मूल्य पर ध्यान आकर्षित किया है। मालदीव दुनिया के सबसे भौगोलिक रूप से फैले हुए देशों में से एक है और 99% जल राष्ट्र है। यह एशिया का सबसे छोटा देश भी है और इसे छोटे द्वीप विकासशील राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि 1.5 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ मालदीव ग्रह पर सबसे कम ऊंचाई वाला देश है। उच्चतम ऊंचाई समुद्र तल से केवल 2.3 मीटर यानी 7 फीट 7 इंच होने के साथ द्वीप समूह में दुनिया का सबसे कम स्वाभाविक रूप से होने वाला उच्चतम बिंदु है। इन प्राकृतिक लक्षणों के मद्देनजर सुनामी और समुद्र के स्तर में भी वृद्धि जैसी पर्यावरणीय तबाही से अस्तित्वगत खतरे मालदीव पर बड़े पैमाने पर मंडरा रहे हैं। तो ये कुछ समस्या भी है इसकी। अब आगे इस पे जो कंक्लूजन आएगा फिर हम उस पर डिबेट करेंगे कि भारत और मालदीव का सामरिक महत्व क्या है और आगे की राह में चुनौतियाँ क्या है। फिर पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में सबसे कमजोर। वर्ल्ड बैंक, तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में सबसे कमजोर है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर और धीमी होकर 2% रहेगी। इससे पहले गत जून में 4% वृद्धि दर का अनुमान जताया था। इससे इस विकट स्थिति से निकलने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। तो देखिए, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अपनी कोई रिपोर्ट दी है तो उससे हमारा ये पेपर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें वर्ल्ड बैंक अच्छे से पता हो और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुई थी, है ना, इसके अंदर कौन कौन से इसके निदेशक कार्यकारी मंडल क्या है और इसमें इसकी संस्थाएं क्या हैं, तो ये सब। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स शहर में 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। विश्व के नेताओं के एक सम्मेलन के समय किया गया था। ये दोनों संस्थाएं ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं के नाम से भी विख्यात है। 22 जुलाई को 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इसका उस समय का तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की सहायता प्रदान करना था। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि वर्ल्ड बैंक के और भी क्या क्या काम है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम बात करते हैं चाइना के साथ व्यापार घाटे से निपटना अभी मुश्किल। तो देखिए, चाइना के साथ बढ़ते कारोबार घाटे का फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। 2022 में चाइना के साथ भारत का व्यापार घाटा $100 अरब रहा है।
है ना, निर्यात से ज़्यादा आयात, यानी हम निर्यात कम कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये व्यापार घाटा होता है। और पहली बार किसी देश के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पास पार पहुंचा है। समस्या यह है कि दोनों देशों के बीच पिछले 3 सालों से व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही भविष्य में ऐसी किसी वार्ता की उम्मीद दिख रही है। अगर चाइना की डाटा की बात करें तो 2022 में उसने भारत को 118 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है, जबकि भारत से सिर्फ 17 अरब डॉलर का आयात किया। 2021 में भारत ने चाइना को अभी तक का सबसे ज़्यादा 28 अरब डॉलर का निर्यात किया और 97 अरब डॉलर का आयात किया। और पूर्वी लद्दाख में चाइना की घुसपैठ के बाद भारत ने कारोबार को लेकर जो शक्ति दिखाई, उसका असर 2020 में ही रहा। तब चाइना को निर्यात घटकर 66 अरब डॉलर पर आ गया। वैश्विक कारोबार पर शोध करने वाली एजेंसी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बढ़ते व्यापार घाटे के लिए भारत से चाइना को होने वाला कम आयात बड़ी वजह बताया गया है। भारत के कुल निर्यात में चाइना की हिस्सेदारी सिर्फ 5.8% है, जबकि उसके रिश्ते जापान से भी खराब है। लेकिन जापान के कुल निर्यात में चाइना की हिस्सेदारी 21% और दक्षिण कोरिया के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 25% है। GTRI के आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी रोजमर्रा की चीज़ों के लिए और बढ़ते निर्यात के कच्चे माल की आपूर्ति के लिए बहुत हद तक चाइना पर निर्भर है। जनवरी-नवंबर 2022 में चाइना से होने वाले आयात का 65% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और API समेत ऑर्गेनिक केमिकल्स का रहा है। भारत आज ऑटोमोबाइल्स, पार्ट्स और दवाओं का विश्व का एक बड़ा निर्यातक बन गया है, लेकिन इसमें चाइना के कच्चे माल की सबसे बड़ी भूमिका है। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार किया कि हम चाइना के साथ निर्यात को बढ़ाने में सफल नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ निर्यात की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए हमें वहां से कच्चा माल लेना पड़ रहा है। भारत दीर्घकालिक अवधि को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है और कोरोना काल के बाद केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत के तहत जो कदम उठाए हैं, उसका असर देखने में 3 से 5 साल का समय लगेगा। देखो यहाँ पे मेन बात ये है कि चाइना क्या करता है कि जो भारत के भी जो कस्टमर है, इनकी जो है एक्टिविटी को मेज़र करता है, इन पर नज़र रखता है और देखता है कि इनकी ज़रूरतें क्या है, और फिर उस ज़रूरत के हिसाब से वो अपने यहाँ चीज़ों को डिज़ाइन करता है और डिज़ाइन करने के बाद उसे कम दामों में भारत में उसको दे देता है। इससे क्या होता है कि उसकी मार्केट पे पकड़ बनी हुई है। जैसे कि अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि कार होती है तो कार में क्या होता है कि आप कोई भी सामान लेके जाइए तो आप उसको पकड़ सकते हैं या तो आप सीट पर रखते हैं। लेकिन चाइना ने इसको देखा और उसने क्या किया कि कारों में उसने हैंगर टाइप का बना दिया, और उसमें क्या होगा कि आप अपने सामान को जो आप सीट पर रखते थे उसको आप हैंगर में टांग सकते हो। तो इस तरीके से देखिए तो ये कंज्यूमर डिमांड पे वर्क करता है। लेकिन भारत कभी भी किसी दूसरे देश में कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में नहीं रखता है, जबकि चाइना जो है इंडिया की जितने भी कंज्यूमर हैं उनकी बिहेवियर को ध्यान में रख के ही उनकी डिमांड के हिसाब से उनको सप्लाई पहुँचा रहा है, जिस वजह से उसका हमारा जो है निर्यात कम, आयात ज़्यादा हो रहा है। अब हम बात करते हैं एडिटोरियल की। सारी खबरें हो चुकी हैं, तो एडिटोरियल में आया है कि पश्चिमी संस्थानों के संदिग्ध रवैये की पुष्टि। तो देखिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने हाल में एक केस स्टडी जारी की। यह विचार केंद्रित 3 सूचकांकों फ्रीडम हाउस के फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, EIEU डेमोक्रेसी इंडेक्स और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की रपट पर आधारित है। इन सूचकांकों पर यह इस प्रकार का पहला आधिकारिक अध्ययन है जिसमें नरेंद्र मोदी का सरकार बनने के बाद इन थिंक टैंक के द्वारा ये सूचकांक बनाने और अपने निष्कर्ष निकालने में अपनाई गई संदिग्ध पद्धति को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। इस पत्र के अकॉर्डिंग ये सूचकांक तमाम आर्थिक संकेतकों के अतिरिक्त गवर्नेंस, राजनीतिक स्थिरता और विधि के शासन इत्यादि पहलुओं पर आधारित होते हैं, किंतु इनका आकलन पद्धति में भारी विसंगतियां हैं। ये निष्कर्ष कुछ गुमनाम विशेषज्ञों की राय पर आधारित होते हैं। इनमें पारदर्शिता का अभाव तो होता ही है और अपने अभीष्ट की पूर्ति से जुड़े प्रश्न किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल और आर्थिक मामलों के विभाग में उप निदेशक आकांक्षा अरोड़ा द्वारा लिखी इस रिपोर्ट को वीडेम के निदेशक स्टेफन लिंडबर्ग ने खारिज किया है, लेकिन अपनी पद्धति और निष्कर्षों के पक्ष में दिए गए उनके तर्क संतोषजनक नहीं लगते। उदाहरण के लिए वीडेम चुनिंदा विशेषज्ञों की राय के आधार पर रेटिंग तय करता है और कई बार यह संख्या 30 से ज़्यादा नहीं होती। एक सवाल यह भी है कि करीब 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के लोकतंत्र की रेटिंग तय करते समय क्या कुछ प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया पर ही ऐसा करना उचित होगा? इन विशेषज्ञों को लेकर कुछ गंभीर सवाल इस वजह से भी उठते हैं कि अमूमन उनके प्रश्न व्यक्तिपरक होते हैं, जबकि निदेशक का दावा है कि उनका विश्लेषण व्यापक आंकड़ों पर आधारित होता है। न केवल वीडेम बल्कि ऐसा सर्वे और रेटिंग करने वाले अन्य संस्थान भी अपने विशेषज्ञों को लेकर गोपनीयता बरतते हैं। इस पर लिंडबर्ग का कहना है कि वह करीब 180 देशों के विशेषज्ञों के साथ काम करते हैं और पहचान सार्वजनिक करने से उनकी एवं उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर जोखिम उत्पन्न हो सकता है। हालांकि जब वीडेम महज 30 विशेषज्ञों की राय के आधार पर भारत को चुनावी तानाशाही करार देता है तो इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? स्वाभाविक है कि इस पर हमेशा संदेह रहेगा।
है ना। तो वीडेम ने भारत को ब्राजील, हंगरी, पोलैंड, सर्बिया और तुर्की जैसे उन देशों के साथ श्रेणीबद्ध किया है जो बहुलतावादी विरोधी पार्टियों के शासन में चुनावी तानाशाही में परिवर्तित हो रहे हैं। हम दूसरे देशों को लेकर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भारत में कोई भी राजनीतिक दल जिसे जरा भी चुनावी समर्थन शामिल हो उसे बहुलतावादी विरोधी नहीं कहा जा सकता। यह बात भाजपा सहित सभी दलों पर लागू होती है। ऐसे में भारतीय संदर्भ में वीडेम का यह दावा हास्यास्पद है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक या समाज विज्ञानी देख सकता है कि भारत की सामाजिक विविधता ने किस प्रकार राजनीतिक विविधता को विस्तार दिया है। यही कारण है कि देश भर में जाति, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर छोटे छोटे दल उभर आए हैं। देश के दूसरे आम चुनाव में ही 12 राजनीतिक दलों के सांसद चुनकर आए थे। 4 दशक बाद यह सूची 40 दलों तक पहुंच गई। वास्तव में पिछली सदी के 9वें दशक से भारत में जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस जैसे तमाम क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए, है ना। तो इनका कहने का मतलब है कि भारत में जो है तानाशाही देखने को मिलती है ना, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, भारत ऐसा देश है जहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जहाँ पर विभिन्न संप्रदायों के लोग रहे, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी क्रांतियाँ नहीं हुई जैसे कि अन्य देश में हुई है। फ्रांस की क्रांति, रसिया की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, लेकिन भारत में ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई। और हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में देखिए आपको स्थिरता देखने को मिलेगी, और भी देशों में आपको देखने में मिल जाएगी, भारत में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो रिपोर्ट बनती है ना, ये रिपोर्ट एक अपने विचारों के अनुकूल बनाई जाती है, और इसमें जो होता है किसी एक के विचार को लेकर आप पूरी देश के लिए आप रिपोर्ट साझा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से रिपोर्ट जो है संदिग्ध होती है। तो इसलिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि भारत में पहली बार कोई आधिकारिक रूप से सूचकांक तैयार किया गया है, कोई रिपोर्ट बनी है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कोई रिपोर्ट बनती थी तो सरकार खारिज कर देती थी कि नहीं, ये रिपोर्ट नहीं है, और फिर उस रिपोर्ट को वापस ले लिया जाता था। लेकिन ये पहली बार सरकार की मर्जी के साथ में, उनकी हाँ के साथ में, ये पहली बार आधिकारिक रिपोर्ट बनाई गई है। अगली खबर है, अगला एडिटोरियल है, भारत के लिए विश्वसनीय विश्व नेता बनने का अवसर। तो ये आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कवर करवाया है लगातार 10, 11, 12 के अखबार में, तो आप वहाँ से इसको क्लियर कर लीजिएगा। वही टॉपिक है जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो वही है कि भारत जो है विश्व नेता के रूप में उभर रहा है। ठीक है, अगली खबर है कि खेल जगत से कि ये जो है भारत के शीर्ष फर्राटा धाविका पर अस्थायी निलंबन लगा, नमूने में एंड्राइन, ओस्ट्राइन और लिंगाड्रोल के अंश मिले। तो ये डोपिंग का मामला है। तो डोपिंग की बात करें तो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों द्वारा कुछ निषिद्ध पदार्थों का सेवन जो होता है उसे डोपिंग कहते हैं। और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी है नाडा। तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए एक जनादेश के साथ 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा कोड के अनुसार डोपिंग विरोधी नियमों को लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डोपिंग एवं उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नाडा के पास इसके लिए आवश्यक अधिकार और जिम्मेदारी है। डोपिंग नियंत्रण में योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, निगरानी और सुधार की वकालत करना, अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और अन्य डोपिंग विरोधी संगठनों आदि के साथ सहयोग करना। बात करते हैं वाडा क्या है, तो नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा की स्थापना की गई। खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा वाडा को मान्यता दी गई 2005 में। वाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में एंटी डोपिंग नियमों को विकसित करना, सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करना है। यह विश्व डोपिंग विरोधी संहिता और उसके मानकों की उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, डोपिंग की घटनाओं की जांच करने, डोपिंग पर शोध करने, खिलाड़ियों और संबंधित कर्मियों को डोपिंग विरोधी नियमों के बारे में शिक्षित करने का कार्य करता है। अब आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या डोपिंग विरोधी कोई विधेयक है भारत में? अगर ये विधेयक है तो इसे कब पारित किया गया और इसके की पॉइंट क्या है? तो ये देखिए, आज का जो खबर था आपने देखा, यहाँ पर जो भी था वो एनालिसिस पार्ट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी ये खबरें नहीं हैं, लेकिन ये खबरें बनेंगी कब? जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का कोई कंक्लूजन आएगा, जब कोई निर्णय आएगा, तो इस लिहाज से हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाएगा। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।